Max Müller-Bawan on this occasion of this event of the book launch of Blue Jewelry in Hindi version. I really like to welcome Shipra Chaturvedi, the translator of the Hindi version. And my colleague Puneet Kaur, the head of German at 1,000 Schools, is going to read the English version of the book. And for us it's a really great occasion that we can celebrate this book launch today. The Goethe Institute wants to foster and support the translation of German works into not only English but also regional languages. And there's really just a handful of highly esteemed translators such as Shipra Chaturvedi who are capable of translating books in this quality. And for us it's a really nice occasion to have now the English version and the Hindi version published of Katharina Winkler's book Blauschmuck, Blue Jewelry. The Hindi name I cannot pronounce, but I think Mrs. Chaturvedi will do for you. And the English version only was published last year in the course of our German list. The Goethe Institute also has a German list which is published at Seagull Publishing, and this year we will celebrate the 100th book which is published within this German list, and now we have the two versions of it. And at the book launch we have the possibility to learn more about the book itself, about the author, but also about translation and the work from Shipra Chaturvedi. And I'm very happy that Puneet Kaur not only is going to read from the English version, but also going to conduct the discussion and the introduction of Shipra Chaturvedi herself. So I think enough words of the Goethe Institute. I think now it's time to present the book and to launch the book. I also want to thank the publisher Ariam Books who made this book possible. And I think now it's time to start the book launch. नीला जेवर औरतों की निजी संपत्ति है। ये वाक्य आप कहीं पर भी अगर पढ़ेंगे तो सोचेंगे कोई खास बात तो है नहीं इसमें, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो इस बात पे तो ध्यान जाएगा ही जाएगा। नीले जेवर ही क्यों? जेवर तो सभी निजी संपत्ति होते हैं, खाली नीले जेवर ही क्यों? तो ये शीर्षक जो है एक जिज्ञासा जगाता है। मैं एक किताब का ट्रांसलेशन कर रही थी ट्रांसलेशन हाउस स्विट्ज़रलैंड में बैठकर, तो वहाँ पर एक कैटलॉग न्यू बुक्स इन जर्मन पर निगाह पड़ी। उस कैटलॉग में उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के नाम, उनके लेखक के परिचय और पुस्तक परिचय दिया होता है। जब मैंने इस पुस्तक के बारे में पढ़ा, पुस्तक परिचय पढ़ा, तो बहुत ही अचंभित रह गई, क्योंकि उसे पढ़ने के पहले मेरा अनुमान यह था कि शायद ये किसी एक ऐसे संस्थान की कहानी है जो किसी विशेष परिस्थिति में नीले जेवर बनाते हैं, या विशेष समुदाय के लिए बनाते हैं, या किसी विशिष्ट परिस्थितियों में बनाए हुए नीले जेवर हैं। पर जो वास्तविकता थी वो मेरे इस सहज अनुमान से बहुत बहुत दूर थी। नीले जेवर उनके पतियों के पौरुष के पहचान है। आधुनिकीकरण में नारी सशक्तिकरण के इस युग में ऐसा उपन्यास बहुत ही धक्का लगा। फिर उपन्यास को पूरा पढ़ा। उपन्यास एक तुर्की लड़की की कहानी है, उसी की ज़ुबानी। एक रूढ़िवादी परिवार में पैदा हुई, गांव में पली, उच्च शिक्षा नहीं लेने दी गई, पर फिर भी उसके सपने बहुत ऊंचे हैं। तो उस लड़की ने प्रेम विवाह किया। अब चूँकि प्रेम विवाह किया
तो पिता की इच्छा के खिलाफ किया, तो उससे उसका संबंध खत्म हो गया परिवार से। फिर ससुराल चली गई। ससुराल में पति काम नहीं करता था, पर उसने जब प्रेम विवाह किया था तो सपना देखा था कि वो जर्मनी में जाके रहेगी, क्योंकि उसके पति ने उसको, या वुड बी पति ने उसको यही सपने दिखाए थे, और वो जीन्स पहनेगी और एक आधुनिक जीवन का सपना देख रही थी वो। पर ससुराल आके वो सपने टूटे। अभी तो शुरुआत भर थी। फिर पति जर्मनी तो नहीं गया, लेकिन ऑस्ट्रिया चला गया। इस बीच उसके 3 बच्चे हुए, वो भी ऑस्ट्रिया आ गई। पर विदेश गमन से भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि हालत बद से बदतर होती चले गए। मानसिक और शारीरिक यातना का वो दौर इस चरम तक पहुंचा कि उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया, पर वह बचा ली गई। स्थानीय सहायता से उसने एक नए जीवन की शुरुआत की। उसके बच्चे भी इच्छित कार्यों में व्यस्त हो गए, और यह सकारात्मक अंत ही मेरे ख्याल से इस पुस्तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और एक संदेश भी। अथक परिश्रम से उसने अपने एक जीवन को नया अर्थ दिया। उपन्यास लेखिका का पहला उपन्यास है, और इसको जर्मन प्रेस ने सिर्फ सराहा ही नहीं, प्रशंसा ही नहीं की, बल्कि इसको बायर्न स्वाई वॉटस्पिले और मारा कासिन्स प्राइज से सम्मानित भी किया गया। उपन्यास बहुत ही मनस्पर्शी चित्रण है इसमें, लड़की की बेचारगी का, लाचारगी का, असहाय अवस्था का, और वर्णन इतना मार्मिक है कि एक बार पढ़ना जब शुरू करते हैं तो फिर आप इसको पूरा पढ़े बिना छोड़ ही नहीं सकते। इस कहानी की लेखिका जो थी, मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने अपना अनुभव ये बताया कि वो जब 13 वर्ष की थी तो उनके पिताजी डॉक्टर थे, और उनके पिताजी के क्लिनिक में एक महिला इलाज के लिए आई। वो महिला ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी ढकी हुई थी। तो उनके लिए यह एक विलक्षण अनुभव था। ऐसा कैसे? तो पहला तो ये शौक, और उसके बाद फिर जब उन्होंने उनसे बात की तो उनके जीवन के बारे में जब उनको पता लगने लगा, हमारी लेखिका को, तो ये उनके लिए एक नई कहानी सी थी। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे अपनी कहानी विस्तार में बताना पसंद करेंगी। वे राजी हो गई। उस कहानी की रिकॉर्डिंग में 60 घंटे लगे। लेखिका का ये कहना है कि वो रिकॉर्डिंग के बाद भी मुझे लगा कि मेरी भाषा सक्षम नहीं है उसको दोबारा प्रस्तुत करने में, लेकिन फिर उन्होंने प्रयास किया और कहानी आज इस सब प्रस्तुत है आपके समक्ष। इस कहानी के बारे में जर्मन प्रेस ने भी अलग अलग कुछ कमेंट्स दिए। मैं 2-3 समाचार पत्रों को उद्धृत करना चाहूँगी। फ्रैंकफर्टर आलगेमेine साइटुंग का कहना है, पहले तो ऐसा लगता है कि पुरानी घिसी पिटी कहानी है पितृसत्तात्मक समाज की, और उसी के प्रतीकात्मक स्वरूप हैं सब कुछ, लेकिन लेखिका का यह कहना कि यह एक सच्ची कहानी पर आधारित है, ये सुनकर आपके विचार स्वतः ही बदल जाते हैं। भाषा इतनी सजीव है, कैसी पीड़ा, कैसी मार्मिक चित्रण है, कितनी यातना, और सबसे बड़ी बात यह कि जीवन के विभिन्न पड़ावों पर कैसे कैसे संघर्ष झेल कर नायिका कैसे उससे उबर के आ पाती है, यह बहुत ही अच्छे ढंग से बोला गया है। फ्रैंकफर्टर रुंडशाउ का कहना है, भाषा बहुत ही सादा, बहुत ही सहज और सटीक है, लकड़ी की तरह नुकीली है। लकड़ी की तरह नुकीली सुनने में कुछ अजीब सा लगता है। लकड़ी अगर ठीक से काटी नहीं गई हो, सिर्फ चीर दी गई हो, बहुत नुकीली होती है। यहाँ पर तात्पर्य उसी लकड़ी से है। लिटरेचर स्पीगल का कहना है, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की शक की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं रहती कि हम नायिका के मुख से सीधे ये बात सुन रहे हैं। तो लगता है कि हम नायिका से बात कर रहे हैं, और भाषा का प्रवाह इतना सहज है कि लगता ही नहीं कहीं पर कोई अटक है। लगता है कि हम नायिका ही से, उसके मुख से ही सब कुछ सुन रहे हैं। अनुवाद करते समय कतिपय संदर्भ ऐसे भी थे जहाँ पर कुछ संशय थे। तो सौभाग्यवश बर्लिन में कैटरीना विंकलर से हमारी मुलाकात हुई,
उनसे हमने बातचीत की और वे सहर्ष बातचीत करने के लिए राजी हो गई। फिर तो व्हाट्सएप का और ईमेल का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो संपर्क आज भी जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि अनुवाद की गुणवत्ता में इन सारे ईमेल्स का या व्हाट्सएप का बहुत बड़ा योगदान है। अनुवाद तो मैंने इसके पहले भी किए हैं, लेकिन आज यहाँ बैठ के आपको संबोधित करने का अनुभव जो मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से मिस्टर थॉमस मायर का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे ये मौका दिया। Also ich habe das gesagt, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, dass Sie mir diese Gelegenheit gegeben haben, dass ich hier das Publikum adressiere. Vielen Dank. और पुनीत जी का धन्यवाद तो बहुत देना चाहूँगी। इतना व्यस्त कार्यक्रम है, फिर भी उन्होंने समय निकाला, सारा दिन काम करके वो हमारे साथ बैठे थे। मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। वैसे तो मैक्समोर भवन के साथ बहुत लंबा सहयोग रहा है, पर आज मुझे याद आ रहा है 80 के दशक के वे दिन जब मैं सबसे पहली बार यहाँ आई थी। मिस्टर पी एल निजा यहाँ पर हुआ थे। उनके बड़े प्रेरणादायक शब्द थे जो मुझे आज भी याद हैं। और मिस्टर टेरियोडे से लेके मिस्टर कार्ल यूकिंडेल तक का सब जो भी हमारा सफ़र है बड़ा सहज होता रहा। सभी विभागों से, सभी लोगों से पूरा सहयोग मिलता रहा। तो अब मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मुझे लगता है कि मैं उपन्यास के कुछ अंश प्रस्तुत करना चाहूँगी। Before Mrs. Chaturvedi starts reading from her translation, I think we just right before she gets to say something that I get to say something about her. I think she's talked about Tomasis now and I helping her with it, but I think nothing would have been possible without her own efforts. I've known Shipraji for quite a few years now, and she's had a kind of interesting career graph. I was really surprised when I sort of started talking to her, when we started working together, when she said, actually, I'm a PhD in chemistry. I'm a chemistry teacher. She taught chemistry for many, many years in colleges and schools in Lucknow, and was also a principal of a school. And after that, she decided to make a career out of German. I think it's very, very credible when people take these turns in their lives and find new career paths and make something out of it after that. And the Jews just doesn't remain a little pastime. I think that's very credible, Shipraji. Also, I find the way she talks about her life, and you wonder why is it that she took the jump from chemistry to language. She says she grew up in Calcutta, in Kolkata as it's called today. Till class 10 she was there, so she speaks Bengali fluently. Yeah? So Kolkata is her hometown. She shifted then to Kanpur, where she studied. She did most of her education in Kanpur, right up to the PhD level from Kanpur University, where she sort of specialized in chemistry. I said after teaching for many years chemistry in schools and colleges and also heading a school, she shifted to German, teaching German in 1984. Yeah, and just did it as a little pastime for some time. And then she started preparing students in right earnest for the Goethe Institute Max Weber Bhavan exams, and now I think she sends them regularly to us for those exams. Apart from that, of course, she's a counselor for ICNU in Lucknow. She's also the North Zone representative of the Indo-German Teachers Association, INDAF. As far as translations go, which is the Avtar, she's a translator, she's here with us today. She started translating into Hindi in the year 2013. Again, as another hobby. Yeah, something new to do. Some of her stories which she translated, Thomas even referred to them earlier, were published in Kadambini, in very well known, in fact, Hindi magazine in India. And I've seen some of them. She sent me links as to where all they've been coming, and there's some very, very good translations she's done there. This is not the first book she's translated. This is her third book, she tells me. Yeah, so that's an experienced translator you see out there. So now we look forward to hearing from you as to what you have translated, and I hope to help you along the way with a few English words also. English or as per Hindi? First Hindi. Okay. यूँ तो इस पुस्तक में सभी रंग हैं,
बचपन का अल्हड़पन, फिर प्रेम विवाह, फिर ससुराल जाना, फिर उसके बाद विरह, फिर उसके बाद यातना, फिर उसके बाद हताशा और उसके बाद नया जीवन। पर चूंकि शीर्षक हमारा नीला जेवर है तो उससे संबंधित एक पैसेज में ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। हमारी घाटी में सैकड़ों नीली औरतें रहती हैं। कुछ हल्की नीली औरतें जैसे कि नेकला की माँ, और कुछ गहरी नीली जैसे फिदान की माँ। नीली लाल औरतें हैं और नीली काली औरतें हैं। ऐसी औरतें हैं जिनके गले के चारों ओर नील होते हैं जैसे कि माला, या फिर गले के चारों ओर और नीचे जैसे कि मेडल। कई अपने नील बाजूबंद और कड़े की तरह पहने होती हैं तो कई अपनी एड़ी के चारों ओर। कई औरतें अपने नीले जेवर हर हफ्ते बदलती हैं, कई हर दिन। बहुत सी औरतें अपने नीले जेवरों के बावजूद हमेशा मुस्कुराती रहती हैं जैसे कि लैला। कई अपने नील के साथ भी शांत रहती हैं जैसे जहरा। हल्की नीली औरतें गहरी नीली हो जाती हैं, लाल नीली, नीली काली हो जाती हैं, गहरी नीली, हल्की नीली भी हो जाती हैं, पर ऐसा बहुत कम ही होता है। और वे औरतें जो नीला काला जेवर पहने हैं जैसे कि आयुष है, उनके जेवर तो कभी उतरते ही नहीं। ऐसी औरतें हैं जिनके जेवरों के बारे में किसी को नहीं पता होता। वे उन जेवरों को अपने लंबे कपड़ों में, दुपट्टों में छिपा लेती हैं। नीली लड़कियां एलिफ और सेलिम जो अपना नीला जेवर उसी अविश्वास के साथ पहने होती हैं जैसे कि पहली बार लगाई गई लिपस्टिक। औरतों के नीले जेवर उनके पतियों के पौरुष की पहचान है। नीलेपन की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि किस औजार का इस्तेमाल किया गया, लकड़ी या लोहा, और कितनी बार इस्तेमाल किया गया। नीली औरतें आसमान का रंग पहने होती हैं, बादलों के बीच से दिखता गर्मी का आसमान, बर्फीला जाड़ों का आसमान, बेचैन वसंत का आसमान, स्लेटी पतझड़ का आसमान, धुंधल का इंद्रधनुष। सिर्फ सोनग्यूल ही बिना आसमान के है और बिना किसी नीले जेवर के है। जहाँ भी वह जाती है बातचीत थम जाती है। जिनका कोई आसमान नहीं उनसे कोई क्या बात करे। बेदाग त्वचा लिए वह गांव भर में घूमती है। औरतें मुंह फेर लेती हैं। जिनका कोई आसमान नहीं उनसे कोई बातचीत नहीं, कोई दुआ सलाम नहीं। देखो, माँ ने कहा और अपने नीले काले हाथ मेरे बालों में फेरे। न बहुत बुद्धिमान, न मेहनती, और फिर भी एक भी नीला दाग नहीं। ऐसा भी होता है, उन्होंने कहा और एक आह भरी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं भी एक नीली औरत बन जाऊंगी। मुझे लगता है मैं हल्के नीले रंग की हो जाऊंगी जैसे कि चारों का आसमान। I'm going to try my best to read it as nicely as Chitraji did in English. There are 100 blue women living in a valley. There are light blue women like Nikla's mother and dark blue women like Fidan's mother. There are red blue women and black blue ones. There are women who carry their blue around their necks like a necklace, or in the hollow below the neck like a locket. Some carry their blue like a bracelet, some around their ankles. Many women change their blue jewelry from week to week, some day to day. Some smile constantly despite their blue jewelry like Leila, some keep silent and blue like Zeta. Light blue women become dark blue ones. Red blue ones become black blue ones. Dark blue ones also become light blue, but that's rare. And women who wear black blue, like Aisha, don't ever let go of the heavy color. There are women whose blue jewelry no one knows. Women who hide it underneath long clothes, beneath scarves. Blue girls, usually like Ailif and Celine,
who still wear their blue work anxiously, like lipstick for the first time. The women's blue jewelry bears the hallmarks of blue. The tools, wood or iron, and the number of blows determine the shade of blue. The blue women wear the color of the sky: cloud-streaked summer sky, icy winter sky, fickle spring sky, grey autumn sky, dusk rainbow. Only Songul is skyless and without blue. Wherever she appears, conversation stops. What would you talk about with the skyless? She walks through the village with unblemished skin. The women turn away. No word, no greeting to the skyless. Look at her, says my mother, and strokes my hair with her black blue hand. Neither smart nor diligent, and still not a single blue spot. There are people like that too, she says, unfortunately. When I grow up, I will be a blue woman. I'm hoping for a shade of blue as light as the winter sky.